हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। और एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख अनुसूची। अनुसूची जो है वो भारतीय संविधान में आरंभ में 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। और अब जो है वो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हो गया, यानी 4 अनुसूचियों को बढ़ाया गया। देखिए बात एक आती है, सर अनुसूची क्या है। मान लीजिए कि अगर पूरा हमारा संविधान एक हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क के अंदर जो सेक्शन बटे होते हैं ना, ABCD, ठीक है, तो उसी या फिर कहिए जो फोल्डर होते हैं, और हर फोल्डर के अंदर कुछ ना कुछ हम लोग जो है सेव करके रखे रहते हैं कार्य के आधार पर। कोई साइंस का हो गया, कोई मैथ का हो गया, कोई फिजिक्स का हो गया, कोई PDF का हो गया, कोई लाइव क्लास का हो गया, कोई रिकॉर्डेड का हो गया। तो एक समझिएगा कि भारतीय संविधान के भारतीय संविधान को कुल 8 फोल्डर में रखा गया था, और बाद में भारतीय संविधान को 12 फोल्डरों में रखा गया। तो वही 12 फोल्डर कहिए या 12 अनुसूची कहिए। हर अनुसूची के बारे में, हर अनुसूची के अंतर्गत कुछ ना कुछ कार्य हैं, कुछ ना कुछ चीजें हैं जो इंक्लूड है। वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, और ये 12 अनुसूची जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का क्लास होने वाला है। तो चलिए बिल्कुल भी समय नहीं बर्बाद करते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। सब लोग तैयार हैं? देखिए बात क्या कही गई है। सबसे पहले लिखा गया है भारतीय संविधान की अनुसूची, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात कहा गया है कि हमारे मूल्य संविधान जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 को भारतीयों के द्वारा या हमारे देश के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकारा किया, और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था कि हाँ ठीक है चलेगा। लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो ये कह रहा है कि हमारे मूल्य संविधान में 8 अनुसूची थी। आरंभ में कितनी थी? परंतु वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर जो है वो 12 हो चुकी है। ये 12 अनुसूची के अंदर बहुत कुछ सीखना है, और हर अनुसूची के अंदर कुछ ना कुछ कार्य दिया गया, वो सारा कुछ जानना है। देखिएगा प्रथम अनुसूची, 12 अनुसूचियों की चर्चा करनी है हमें। कितनी? 12 अनुसूची। प्रथम अनुसूची डायरेक्ट हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में क्या वर्णन है। कहेंगे सर भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भारत के जितने भी राज्य हैं, ठीक है, और उनके संघ राज्य, सह राज्य भी बोला जाता है जिसको संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, जितने भी राज्य हैं और संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, इन सबों का चर्चा जो है, इन सबों का डिस्कशन कहाँ है? प्रथम अनुसूची में। हो सकता है एग्जाम में ऐसे भी पूछ दे कि भारत के सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की चर्चा जो है किस अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में। या फिर ऐसे भी बोल दे प्रथम अनुसूची में किस चीज की चर्चा है? पहला ऑप्शन राज्य दे दे, दूसरा ऑप्शन ठीक है संघ राज्य क्षेत्र दे दे, तीसरा ऑप्शन में दोनों दे दे, चौथा ऑप्शन में कुछ भी नहीं। तो घुमा के चीजों को पूछ सकता है। तो याद रखिएगा प्रथम अनुसूची में इनमें भारतीय संविधान, भारत में जितने भी राज्य हैं और संघ राज्य क्षेत्र है, इन सबों की चर्चा जो है भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कह रहे हैं विभिन्न पदाधिकारी। भारत के पदाधिकारी कौन कौन हो सकते हैं जो बड़े बड़े पद पर? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल के, इन सभी। या फिर सीधे सीधे अगर शॉर्टकट में बोला जाए तो कहेंगे सर पदाधिकारियों का, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, ठीक है, पदाधिकारियों का वेतन, क्या चीज बाबू? वेतन एवं भत्ता, ठीक है, वेतन एवं भत्ता। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, उन सबों का वेतन और भत्ता किस अनुसूची के अंतर्गत दिया जाएगा? कहेंगे दूसरी अनुसूची। मतलब दूसरी अनुसूची में किसको कितना पेमेंट करना है मंथली, ये चीज डिस्कस है। तो यही आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची। इसमें विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष जिसको स्पीकर कहते हैं, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति जिसको उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति बोला जाता है, उपसभापति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, इन सबों के वेतन और भत्ता। सीधे सीधे अगर एक लाइन में कोई बोले ना तो कहेंगे जितने भी पदाधिकारी हैं बड़े बड़े, उनका पेमेंट और जो उनका वेतन और भत्ता है, इसका चर्चा जो है वो कहां से किया गया है? इसका चर्चा हुआ है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में। यानी पहले फोल्डर में संघ और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा हुई, दूसरे फोल्डर में
अनुसूची को हमने एज ए फोल्डर माना है, दूसरे फोल्डर में पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा हुई है। तो ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दो अनुसूची। अब देखिएगा माय डियर कि किस पदाधिकारी को, किस अधिकारी को कितना पेमेंट मिलना चाहिए। भारत में सबसे ज्यादा पेमेंट जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। भारत के राष्ट्रपति को मासिक वेतन जो है वो 5 लाख रुपया प्रति महीना होता है, वो भी टैक्स फ्री। इनसे किसी भी तरह का टैक्स नहीं दिया है। अगर आप एक सरकारी नौकरी करिएगा ना तो आपका पीएफ वीएफ कटते रहेगा टैक्स में, लेकिन ये टैक्स मुक्त होता है, इनको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना। तो इधर देखिए लिखा है हमने प्रमुख पद और इधर लिखा हुआ है वेतन। तो बोलिए सब लोग कमेंट में लिखिएगा जरा कि राष्ट्रपति, सब जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में 2025 के हिसाब से, ठीक है, वर्तमान में 5 लाख रुपया प्रति महीना। यानी जो भारत का राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू है जी, कौन है? भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, एक आदिवासी राष्ट्रपति है। इनका पेमेंट अभी कितना होगा? 5 लाख रुपीज पर मंथ। दूसरा बात करें उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो होता है याद रखिएगा कि ये राज्यसभा का, ये क्या होता है बाबू? कहेंगे सर उपराष्ट्रपति जो होता है ये उपराष्ट्रपति होता है जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। यानी राज्यसभा में जो ऊपर बैठा हुआ होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और इनका जो पेमेंट है बाबू वो 4 लाख रुपए प्रति महीना है। यानी भारत के उपराष्ट्रपति जो आपको कहां दिखेंगे? राज्यसभा में, जो सबसे ऊपर में बैठे रहते हैं। जैसे लोकसभा में जो बैठा रहता है उसको स्पीकर बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। जो राज्यसभा में बैठा रहता है उसको राज्यसभा का सभापति बोला जाता है। और भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा, भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होता है। और राज्यसभा को पूरा कंट्रोल यही करके रखता है। और याद रखिएगा इनको वेतन भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं दिया जाता है, ये राज्यसभा के सभापति होते, इस कारण से इनको पेमेंट जो है वो 4 लाख रुपया। रिटर्न फॉर्म में बोलिए, जल्दी मौखिक बोलिए। भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, भारत के उपराष्ट्रपति या फिर कहिएगा राज्यसभा के सभापति का वेतन 4 लाख रुपया। उसके बाद ये लोकसभा अध्यक्ष, इसको लोकसभा अध्यक्ष को बोला जाता है स्पीकर, ठीक है। लोकसभा में जो सबसे ऊपर बैठा रहता है ना, थप 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 हम लोग करते रहते हैं, ठीक है, वही स्पीकर होता है। इनका भी वेतन बाबू 4 लाख रुपया महीना होता है, ठीक है। याद रखिए राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति, ठीक, उपसभापति, सॉरी सभापति नहीं, इन लोगों का वेतन होता है 3.5 लाख रुपया। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य, देखिए एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है, हिंदी में लिख दूं, एक होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ये सिर्फ एक ही है बाबू, सर्वोच्च न्यायालय जो है न्यायालय, ये सर्वोच्च न्यायालय एक ही है पूरे भारत में। और वो कहां है बाबू? दिल्ली। और बहुत सारे होते हैं उच्च न्यायालय। दूसरा क्या होता है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो, जिसको हम लोग कहते हैं हाई कोर्ट, और सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भारत में सिर्फ एक ही है, दिल्ली में, लेकिन हाई कोर्ट तो लगभग में भारत के हर राज्य में। जैसे हमारे बिहार में हाई कोर्ट कहां मिलेगा बाबू? पटना में। जो झारखंड वाले होंगे उनको रांची में, जो यूपी वाले होंगे शायद उनका लखनऊ में होगा हाई कोर्ट, ठीक है। तो सबका अलग अलग राज्य का अपना अपना हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश, समझिएगा मेरी बात, क्या कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश, यहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक जो होता है ना बाबू, समझिएगा मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट में एक होता है मुख्य न्यायाधीश, सबसे मेन न्यायाधीश, और बाकी सब जो होते हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा, बाकी सब अन्य न्यायाधीश होगा। और इसी तरह से उच्च न्यायालय में भी एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, बाकी सब अन्य न्यायाधीश होंगे। तो इनका अन्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का जो अन्य न्यायाधीश होगा वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के इतना वेतन उठाएगा। इसीलिए कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश को छोड़ दीजिए, मुख्य न्यायाधीश का तो वो ऊपर चला जाएगा जी, मुख्य न्यायाधीश, अच्छा मुख्य उच्च न्यायालय के ये सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। अच्छा इनका है ना, उनका 3 लाख हो जाएगा शायद, चलिए हम उस पर आगे डिस्कस करेंगे। तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा और सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होंगे उन दोनों का वेतन सेम होता है। और कितना होता है? 3.5 लाख रुपया प्रति महीना,
ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 3.5 है, 2.5 लाख रुपया प्रति महीना। कितना होगा बाबू? 2.5 लाख रुपया महीना। सर्वोच्च न्यायालय का जो अन्य न्यायाधीश होता है, अन्य न्यायाधीश मतलब सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको छोड़कर जो अन्य न्यायाधीश होता है और उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, इन दोनों का पेमेंट सेम होता है। कितना होता है? 2.5 लाख रुपया। और जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है सिंगल, इनका शायद होना चाहिए 3 लाख रुपया। ठीक है, 50,000 ज्यादा रहता है इनका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। तो कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो सीएजी कैग होता है, यूपीएससी अध्यक्ष, आरबीआई गवर्नर, इन सबों का वेतन 2.5 लाख रुपया प्रति महीना। और देखिए उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, यूपीएससी के सदस्य, कैबिनेट के मुख्य सचिव, मंत्रालय सचिव, चुनाव आयोग, आरबीआई और डिप्टी गवर्नर, इन लोग का जो पेमेंट होता है वो 2,25,000 रुपया होता है बाबू। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा देखिए यहां पर एक चीज छूटा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे इनका पेमेंट होगा बाबू 3 लाख रुपया। ठीक है, 50,000 रुपया ज्यादा इनका वेतन होता है अन्य न्यायाधीश से, 50,000 रुपीज। तो अन्य न्यायाधीश का कितना है? 2.5 लाख रुपया। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 3, हालांकि हम इसको एक बार रिव्यू जरूर करेंगे, ठीक है, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से 3 लाख होगा। अभी देखिए हमें 2 अनुसूची पढ़ चुके हैं। पहली अनुसूची में हमने सीखा कि राज्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनकी चर्चा पहली अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में हमने जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों की चर्चा की, जिसमें सबको ही दिया हुआ था, बस एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नहीं दिया। आई थिंक मेरे हिसाब से 3 लाख होगा, पर फिर भी हम इसको एक बार रिव्यू जरूर करेंगे। तीसरा अगर बात करें, तीसरी अनुसूची में विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी, जो जैसे देखिए अगर आप एक छोटे पद के अगर आप प्यून की भी नौकरी करोगे ना, तो जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन आपके सामने शपथ ग्रहण लिया जाएगा। कहिएगा मैं फलना कुमार अपनी धार्मिक निष्ठा और अनुष्ठान के साथ ये शपथ लेता हूं कि मैं कभी भी चोरी, चमारी, घुसपैठी ये सब काम नहीं करूंगा, अपने जिले के प्रति, अपने कार्यालय के प्रति समर्पित रहूंगा और अपने कार्यों का अच्छे से संपादन करूंगा। ये होता है शपथ लेना। लेकिन आजकल क्या है, छोटे छोटे पद वालों को समझ में नहीं आता है कब उनका शपथ हो जाता है, वो खाली सिग्नेचर कर देता है उसका। लेकिन जब एक बड़े पद पर जाइएगा ना, तो आपको एक बड़ी मीडिया के सामने अच्छे से शपथ लेना पड़ेगा। तो जितने भी तीसरी अनुसूची में कहा गया, इसमें विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी, जिन पदाधिकारियों की चर्चा इधर हुई ना, इसमें लगभग में सभी पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है। ठीक है, क्या कह रहा है तीसरी अनुसूची में, इसमें विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है। और ये पदाधिकारी होंगे संघ के मंत्री, संसद के विभिन्न निर्वाचित सदस्य, मतलब सीधे सीधे कहिए ना, नेता, राजनेता और बड़े बड़े अधिकारी। संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी, संसद सदस्य, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम कहते हैं कैग, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कैग बोला जाता है, राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी हैं सब, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित हेतु प्रत्याशी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सब जो है वो इनका शपथ ग्रहण कहाँ होता है। लेकिन 3 लोगों का, जी हाँ, लेकिन 3 लोगों का जो है वो शपथ ग्रहण नहीं होता। यहां पर नोट में लिखिएगा कि 3 व्यक्ति का शपथ ग्रहण जो है वो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत नहीं होता है। एक राष्ट्रपति, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में है। उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति की चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में। राष्ट्रपति का 60 में है, उपराष्ट्रपति का 69 में है, और भारतीय संविधान में राज्यपाल की चर्चा, मतलब ये 3 लोग जो है वो शपथ जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, इन तीनों अनुच्छेद के अंतर लेते हैं। मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि बताइएगा वो 3 ऐसे कौन से पद हैं जिनके शपथ की चर्चा भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में, बाकी सब नेता, राजनेता, मंत्री जितने भी है वो भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में आएंगे और वो शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन 3 लोग, क्योंकि देखिए ये 3 लोगों को प्रमुख माना गया, अगर इन लोगों को इन्हीं के साथ पीस दिया जाएगा ना तो थोड़ा मजा नहीं आएगा। एक है जो भारत के राष्ट्रपति होंगे, वो शपथ लेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार, ठीक है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, जिसको लोकसभा का सभापति बोला जाता है, उनके शपथ ग्रहण की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में होता है। और जो भारत का राज्यपाल होगा, भारत का राज्यपाल नहीं होता, राज्य का जो राज्यपाल होगा उनके शपथ की ग्रहण की चर्चा जो है 159 में। तो ये 3 ऐसे पद हैं
जिनका शपथ की चर्चा भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में नहीं है। ये कॉपी में जरूर नोट करिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे 3 ऐसे पद हैं जिनके शपथ की चर्चा भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में नहीं है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है ना जी, बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। एक पॉइंट यहां पर छूटा हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन आई थिंक मेरे हिसाब से 3 लाख रुपया होगा। एक बार इस पर फिर से एकदम अच्छे से देखा जाएगा। समझ में आ गया? अरे सीधे सीधे कहिए ना कि जितना भी बड़ा अधिकारी पदाधिकारी सबका शपथ भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची, वेतन दूसरी अनुसूची में, संघ केंद्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दूसरी अनुसूची कि भाई किसको कितना वेतन मिलेगा और किनको किनको वेतन मिलेगा भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में कि कौन कौन शपथ लेगा उनकी चर्चा की गई। तो 3 लोग शपथ नहीं लेंगे तीसरी अनुसूची में, एक राष्ट्रपति नहीं लेगा, उपराष्ट्रपति, क्योंकि देखिए ये लोग वीआईपी गेस्ट है ना, इनको थोड़ा अलग से स्पेशल शपथ दिलाया जाता है। तो इसकी चर्चा अब सबका अनुच्छेदे में चर्चा करेंगे तो पता चला 2-4 हजार आदमी का तो शपथ हो गया खाली भारतीय संविधान के अनुच्छेद में। सॉरी, चौथी अनुसूची देखिए, चौथी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची की बात की जा रही है। चौथी अनुसूची कहा गया है कि इसमें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों की चर्चा की गई। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में 2 ही ऐसा जगह है जहां से राज्यसभा की सीटें आती है, एक दिल्ली से आता है, एक पुदुचेरी को पांडिचेरी कहा जाता है, जिसको फ्रांसीसियों के द्वारा जो है वो बिल्कुल हड़पा गया था और बाद में जाकर फ्रांसीसियों के द्वारा छोड़ा गया, आई थिंक 1954-56 में मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये कह रहा है चौथी अनुसूची की बात हो रही है कि इसमें राज्यों, जितने भी भारत के राज्य हैं और जितने भी भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, उसमें जो है राज्यसभा की सीटें, जैसे देखिए अगर बात करें तो भारत के मतलब संसद के 3 सदन होते हैं। ठीक है, 3 अंग, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। कौन सा? राष्ट्रपति। लेकिन संसद के भाग बोले, ठीक है ना, संसद के सदन बोले तो 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। लेकिन संसद के अंग की बात करें तो 3 अंग, एक लोकसभा एक राज्यसभा, और इन दोनों से जो भी कार्य पारित होगा वो राष्ट्रपति जाकर उसका सिग्नेचर। तो निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा, और जो इन दोनों के ऊपर कौन कंट्रोल कर रहा है? राष्ट्रपति। तो समझिएगा मेरी बात, लोकसभा से तो भाई जनता चुनती है सीटें, नहीं, और राज्यसभा से जो है वो, जब हम राज्यसभा आपको पढ़ाएंगे तब वहां पर अच्छे से डिटेल बताएंगे कि कैसे कैसे सदस्यों का चयन होता है। तो वही कह रहा है चौथी अनुसूची में जो है ना कि इसमें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के लिए सीटों की चर्चा, मतलब कहां से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे, ये चौथी अनुसूची में। तो चौथी अनुसूची में याद रखिएगा कि इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों की चर्चा की गई है। और राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 2 ही केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, और पुदुचेरी को ही हम लोग पांडिचेरी कहते हैं। यही 2 जगह से याद रखिएगा। अगर प्रश्न आपसे पूछ दे कि राज्यसभा में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों से सीटें चुनकर जाती, कहेंगे सिर्फ 2, एक दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से, और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, और एक पुदुचेरी पांडिचेरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कहा गया चौथी अनुसूची में कहा गया कि इसमें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों की चर्चा की गई कि कौन सी जगह से कितनी सीटें राज्यसभा में जाएगी। 5वीं अनुसूची में कहा गया इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के संबंध की चर्चा की गई। 5वीं अनुसूची में इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन की चर्चा की। देखिए अगर 1 से 5 अनुसूची की बात करें, थोड़ा सा रिवीजन, क्योंकि पढ़ा तो हम रहे हैं लेकिन बिना रिवीजन आपको मजा नहीं आएगा। 1 से 5 अनुसूची की पहले चर्चा कर ले। ठीक है, देखिएगा पहली अनुसूची में, ठीक है ना, पहली अनुसूची में क्या चर्चा हुआ है? ठीक है, राज्य और, ठीक है ना, सभी राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की चर्चा। संघ शासित प्रदेशों की चर्चा, भारत में कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश हैं उनके बारे में चर्चा किया गया। दूसरा याद रखिएगा, ठीक है, कि पदाधिकारियों, ठीक है, ये पहली अनुसूची है, यहां मैं लिख देता हूं प्रथम अनुसूची। दूसरी अनुसूची में बोला गया है कि पदाधिकारियों के
पदाधिकारी पदाधिकारियों के सभी पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। ये भारतीय संविधान के किस अनुसूची में चर्चा हुआ है? दूसरी अनुसूची में, कि भाई कौन से पदाधिकारी का क्या वेतन होगा, क्या भत्ता होगा, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या किया गया है? तीसरी अनुसूची में लिखा गया है, ठीक है, क्या हुआ है तीसरी अनुसूची में? शपथ ग्रहण की चर्चा। शपथ ग्रहण की चर्चा कि कौन से पदाधिकारी का शपथ ग्रहण होना चाहिए। इसमें नोट में लिखिएगा कि 3 लोगों का शपथ ग्रहण ये तीसरी अनुसूची में नहीं होगा। पहला राष्ट्रपति, ठीक है, नोट में लिखिएगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और तीसरा लिखिएगा राज्यपाल। राज्यों में राज्यपाल होता है बाबू, और जो राज्य में राज्यपाल का काम है वही देश में राष्ट्रपति का काम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि का शपथ नहीं होगा, शपथ नहीं दिलाया जाएगा। इनके लिए अलग संविधान है, अलग है। राष्ट्रपति का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति का 69 में, और राज्यपाल का 169 में, ठीक है, याद रखिएगा। चौथी अनुसूची में याद रखिएगा, चौथी अनुसूची में क्या लिखा गया है, ठीक है, कि लोकसभा के लिए, ठीक है, लोकसभा के लिए नहीं, राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है कि इसमें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों की चर्चा। तो राज्यसभा के लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों की चर्चा, सीटों की चर्चा। पांचवा देखिएगा यहां पर क्या लिखे हैं, इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन का संबंध, ठीक है। पांचवी में लिखेंगे कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन संबंध। तो ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन हो गया ना तो बेटर रहेगा। एक बार फिर से देखिए, चौथी में क्या किया गया, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटें, कि कौन से राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में जाएगी और कौन से केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी सीटें राज्यसभा में जाएगी। केंद्र शासित में 2 ही का नाम दिया गया, एक दिल्ली का और एक पुदुचेरी का, इसके अलावा तीसरा कहीं से नहीं जा सकता है। याद रखिएगा पांचवी में इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के संबंध की चर्चा की है। ST SC को जो आरक्षण मिला ये सब यहीं से देने हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? उम्मीद है कि जो हम समझा पा रहे हैं वो आप अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। छठी अनुसूची, इस अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन। देखिए ये 4 जगह पर जो है ना एक अलग से सुविधा भारत सरकार प्रोवाइड करती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, या फिर असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन चारों के जगह जो है क्या कह रहे हैं, इस अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, एक हो गया बाबू असम, एक का त्रिपुरा, एक का मेघालय और एक का मिजोरम, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का जो क्षेत्र है उसके प्रशासन की अलग से सुविधा दी गई है, ठीक है। कि इधर जो ST SC अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनका अलग ही प्रोसेस होता है, तो इनको एक अलग सुविधा प्रदान किया गया। जब हम आपको डीपली पढ़ाएंगे, फिलहाल तो अभी अनुसूची पढ़ रहे हैं, जब हम हर अनुसूची के ऊपर डिस्कशन करेंगे तब आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। फिलहाल आप याद रखिएगा कि जो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत जितने भी पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, 4 पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, एक का नाम है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसमें जो अनुसूचित क्षेत्र है, जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन की चर्चा की गई है कि इनका प्रशासनिक कार्यभार कैसा रहेगा। 7वीं अनुसूची की बात करें, कह रहे इस अनुसूची में शक्तियों का विभाजन की चर्चा की गई, मतलब पूरी शक्ति को है बांट दिया गया है। और इस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, देखिए याद रखिएगा अगर बात की जाए 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में भारत सरकार को पूरे जब संविधान का निर्माण हुआ तो इसमें क्या हुआ ना कि शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, ऐसा बांट दिया गया कि किसी के अंदर पावर रहने ही नहीं दिया, सबको अलग अलग, एक के ऊपर दूसरे को चढ़ा दिया गया, दूसरे के ऊपर तीसरे को, तीसरे के ऊपर फिर पहले को।
जब मतलब सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, मतलब किसी एक के ऊपर निरंकुशता नहीं रखी गई, ठीक है। ये नहीं कि जो एक आदमी बोल दिया उसको पूरे भारत को माना, नहीं, विपक्ष भी है। तो इसी कारण से जो है ना 7वीं अनुसूची में 3 सूची बनाया गया। 7वीं अनुसूची में याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन हुआ है। कि क्या हुआ है? शक्तियों का मतलब शक्तियों को बांट दिया गया अलग अलग कैटेगरी वाइज में। पहला याद रखिएगा कि पहले बनाया गया संघ सूची, जिसमें संघ यानी देश का अधिकार हो, केंद्र का अधिकार हो। दूसरा बनाया गया राज्य सूची, जिसमें सिर्फ राज्य का अधिकार हो, केंद्र उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और एक बनाया गया बाबू संवर्ती सूची, जिसमें देखिए संघ सूची में केंद्र का अधिकार हो, केंद्र यानी पूरे केंद्र सरकार का अधिकार हो। राज्य सूची में सिर्फ राज्य का अधिकार हो, केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है। और संवर्ती सूची में केंद्र का भी अधिकार हो और राज्य का भी अधिकार हो, परंतु अगर सेम विषय पर राज्य कानून बना देगा और केंद्र भी कानून बना देगा तो केंद्र का कानून जो है वो मान्य होगा, राज्य का कानून मान्य नहीं होगा। यानी एक ऐसी सूची जिस पर अधिकार दोनों का हो उसको कहेंगे संवर्ती। केंद्र संघ सूची में केंद्र का अधिकार होगा, राज्य सूची में राज्य का अधिकार होगा, संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होगा। तो आइए हम शक्तियों का विभाजन जानते हैं। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में कहा गया है बाबू कि इस अनुसूची में शक्तियों का विभाजन की चर्चा, पूरे देश की शक्तियों को 3 भाग में बांटा गया, ठीक है। इस अनुसूची में पहले संघ सूची की चर्चा हुई, जिसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं। दूसरा राज्य सूची, जिसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं। और तीसरा संवर्ती सूची, मतलब पूरी 3 सूचियों में बांटा गया। अब देखिएगा संघ सूची की बात करें, देखिए जो हमने इधर बोला है बस उसी चीज को रिटर्न फॉर्म में रहेगा। इस सूची में केवल केंद्र सरकार यानी पार्लियामेंट, संसद को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। संसद यानी पार्लियामेंट को, ठीक है, कानून बनाने का अधिकार है। यानी लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पास हुआ संघ सूची के अंतर्गत पास होगा। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में क्या हुआ? 6ठी अनुसूची में भारत के 4 राज्यों की चर्चा हुई है, पूर्वोत्तर राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसके जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके विशेष प्रशासन के संबंध की चर्चा हुई। खैर ये तो बात की बात है। 7वीं अनुसूची में याद रखिएगा, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन हो गया। इसको 3 भाग में बांटा गया, पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा संवर्ती सूची। संघ सूची की बात हो रही थी तो कहेंगे इस सूची में केंद्र सरकार यानी सांसद, पार्लियामेंट कानून बना सकता है। और राज्य सूची में कहा गया है कि इसमें जो है इस सूची में राज्य सरकार, इसको विधानमंडल हम कहते हैं। राज्य में क्या होता है? विधानमंडल और विधान परिषद। बिहार में विधान परिषद भी है, हर जगह विधान परिषद नहीं होता, सिर्फ 7 जगह विधान परिषद है। तो कहेंगे विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार होता है। संघ सूची में केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची में राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। संवर्ती सूची में हमने बोला है कि इसमें सूची में केंद्र तथा राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। यदि राज्य सरकार को इस सूची पर बनाए गए कानून के संबंध में आपत्ति होगी तो हमने क्या बोला था कि केंद्र जो है, संसद को यह अधिकार होगा कि वह स्वयं को कानून बनाए और सभी राज्यों पर लागू। मतलब समझ रहे मेरी बात? मतलब केंद्र भी एक ही टॉपिक पर, मान लीजिए भारत की शिक्षा पर केंद्र ने भी कानून बनाया और राज्य ने भी कानून बना दिया, तो मान किसका होगा? राज्य वाला स्टॉप हो जाएगा, केंद्र जो लिखा है उसको विजिबल माना जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, समझ गए मेरी बात? अभी हम आपको यह बताएंगे कि संघ सूची में कौन कौन सा टॉपिक आता है, कितना विषय आता है और अभी कितना है। राज्य सूची में कौन कौन सा टॉपिक आता है, कितना विषय था और अभी कितना है। संवर्ती में भी सेम चीज पढ़ेंगे अभी। मतलब 7वीं अनुसूची जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वीं और 8वीं, 8वीं में भारत की 22 भाषाओं का जिक्र होगा, फिर कौन कब जुड़ेगा वो बताएंगे। तो समझिएगा, कहा गया है कि संसद को अधिकार होगा कि वह स्वयं कानून बनाए और वो सभी राज्यों पर लागू होगा, ठीक है। अब देखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा राज्य सूची के 5 विषय को संवर्ती सूची में डाल दिया गया। मतलब 5 ऐसा टॉपिक जो था जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को था, लेकिन अब उसको ऐड कर दिया संवर्ती में। संवर्ती में क्या होगा कि राज्य तो बनाएगा, लेकिन अगर केंद्र हस्तक्षेप कर दिया कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो केंद्र वाला माना जाएगा, राज्य वाला का कानून स्टॉप कर दिया जाएगा। वो 5 कौन कौन सा है देखिएगा, याद रखिएगा। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, अब केंद्र सूची, अब संवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ, ये बिहार में तो कभी नहीं होगा बाबू, ठीक है। कैसनो कानून ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये राज्य सूची का विषय था, अब इस पर ये संवर्ती सूची क्या कह रहा है
42वां संविधान संशोधन हुआ 1976। इसमें राज्य सूची के 5 विषय को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में, पहला शिक्षा हटाया, बोला सिर्फ राज्य ही कानून क्यों बनाएगा, संवर्ती रखे, चाहे केंद्र को भी अधिकार होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण में क्या होगा कि भाई पहले राज्य इस पर कंट्रोल कर रहा था, आपका केंद्र भी कर सकता है ना, संवर्ती सूची के अंदर। माप तौल, ठीक है, माप तौल, वन्य एवं वन्य जीव आरक्षण। अब वन्य जो है, वन्य याद रखिएगा पहले राज्य सूची का विषय था, जिस राज्य में जो वन्य आता था कंट्रोल राज्य सरकार करती थी, अब केंद्र भी करेगी क्योंकि संवर्ती सूची के अंतर्गत आ गया ना। न्याय प्रशासन, ये राज्य सूची का, जैसे अगर हम लोगों को मान लीजिए पटना हाई कोर्ट कोई चीज सुना दिया, ठीक है, हम लोग को पसंद नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट में चल जाइए क्योंकि वो संवर्ती सूची का विषय है। तो न्याय प्रशासन, देखिए अब अवशिष्ट सूची क्या कह रहा है कि इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। खैर अवशिष्ट छोड़िए, अब देखिए कि संघ सूची में क्या क्या विषय आता है, संघ सूची में कितने टॉपिक, विषय का मतलब टॉपिक कि भाई जैसे शिक्षा हो गया, जल परिवहन हो गया, मिट्टी हो गया, मतलब अलग अलग टॉपिक, ठीक है ना। हाँ, कानून हो गया। तो याद रखिएगा कि संघ सूची जो है इसमें सेना आता है। संघ, देखिए सेना, आर्मी के ऊपर राज्य का कंट्रोल नहीं होता है। जैसे नहीं बोलते हैं कि बाहर से आर्मी फोर्स बुलाएगा, वो राज्य सरकार के नहीं होता है, केंद्र सरकार का होता है। बटालियन होता है, मिलिट्री होती है, सब केंद्र सरकार की होती है। सेना में कोई भी हो, वायु सेना, पोस्ट ऑफिस जो है वो राज्य के अंतर्गत, पोस्ट ऑफिस जो होता है ना केंद्र का होता है, इसलिए क्योंकि राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करे, क्योंकि यहाँ से कुछ चीजें ऐसी होती है जो कागजी कानून, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, बैंक राज्य सूची में नहीं आता है, केंद्र में आएगा। परमाणु ऊर्जा, कौन से देश से कौन सी परमाणु हस्तक्षेप करना है, कौन सा हाथ मिलाना है। अब मोदी जी को हाथ मिलाना रहे रूस, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप से, तो मोदी जी मिलाने जाएंगे, नीतीश कुमार मिलाने नहीं जाएगा क्योंकि वो राज्य में है, केंद्र में नहीं है। बात समझ, चाहे कितना गठबंधन केले हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत आते हैं, रूस के राष्ट्रपति सॉरी, तो वो आकर सीधे मोदी जी से मिलेंगे, नहीं तो द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। वो डायरेक्ट आके मिलेंगे किसी से, हाँ, योगी जी से मिलेंगे, उनके पास वो शक्ति नहीं है बाबू। वो अलग बात है, मोदी जी जो साथे जाए तो गपशप हो जाएगा, अलग बात है, ठीक है। तो संघ सूची में कौन आएगा, सेना आया, वायुसेना, पोस्ट ऑफिस, बैंक, परमाणु ऊर्जा, रेलवे भी जो है वो संघ सूची का विषय है, याद रखिएगा आप लोग हमेशा। बंदरगाह संघ सूची का विषय है। संचार, जनगणना, नहीं कहते हैं जी, आजकल देखते हैं जातीय जनगणना, फलना जनगणना होता रहता है। केंद्र डिसाइड करेगा कि जनगणना होगा कि नहीं, राज्य डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। राज्य तभी डिसाइड करेगा जब उसको केंद्र से मिलेगा बिल कि ठीक है। याद रखिएगा कि केंद्र सूची में, संघ सूची में पहले 97 विषय था, 3 विषय को वर्तमान में और जोड़ दिया गया। 100 विषय का मतलब 100 टॉपिक, ऐसे ही 100 टॉपिक, 1 2 3 4 ऐसे करके 100 होगा। तो याद रखिएगा कि संघ सूची में आरंभ में कुल 97 टॉपिक था, 97 विषय था। अब जो है संघ सूची में 100 विषय है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एकदम बिल्कुल नहीं। एक बार आप हमसे पढ़ तो लीजिए पूरी पॉलिटी, ठीक है। 40 क्लास में पॉलिटी खत्म कर देंगे, 40 क्लास में, ये मेरा वादा है। 40 क्लास के बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में आइएगा देखकर, 40 में 25 में 25 अगर आपसे नहीं बनाना तो हमसे मिलिएगा। राज्य सूची में अधिकार किसको है? राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है केंद्र, कुछ नहीं, ठीक है। अब जैसे देखिए कारागार, जेल में किसको कितना यूनिट खाना देना है नीतीश कुमार डिसाइड करेंगे बिहार में, मोदी जी नहीं। पुलिस, ठीक है, बिहार पुलिस का वेतन कितना होगा नीतीश कुमार डिसाइड करेंगे, या कहिए राज्य सरकार डिसाइड करेगा, केंद्र सरकार नहीं। पंचायत, कौन पंचायत में कितना फंड जाना चाहिए, या फिर हर पंचायत में कितना फंड जाना चाहिए, ये राज्य सरकार। स्थानीय स्वशासन, वही हुआ जो स्थानीय होता है। शराब बिहार में बंद है जी, है। अभी कह रहे हैं कि हमारे एक और कौन खड़ा हुआ है जी, कौन है वो, अभी बिहार में जो सबसे चर्चित अभी चल रहा है वो है भाई जन स्वराज पार्टी। कह रहे हैं कि जीतेंगे तो सबसे पहले शराबें चालू करेंगे बिहार, सही में कह रहे हैं। इनका कहना है कि जैसी हम बिहार में हमारा सरकार बनेगा सबसे पहले शराब चालू करेंगे। काहे, जब मिल ही रहा है तो दूसर राज्य से काहे ला कर पीजिएगा, आराम से यहीं ला देंगे, आराम से पीजिए, ठीक है। तो इनका सबसे पहला खाना है शराब। इनका जो रैली चलता है ना, युवा का बड़ा भीड़ है, पता नहीं शराब का
कहीं टेंशन तो नहीं लोग बना रखा है कि चलो जीतेगा तो खोल देगा। तो हालांकि इस बार जो है बिहार के चुनाव में, बिहार विधानसभा में एकदम तहलका मचने वाला है। एक तरफ है नीतीश कुमार, एक तरफ है तेजस्वी, एक तरफ है मोदी जी की सेना, नहीं बीजेपी सरकार, और एक तरफ एक चौथा मोड़ ले लिया है जन स्वराज पार्टी। बड़ा ही तगड़ा वर्चस्व, मतलब माहौल फाड़े हुए पूरे बिहार में, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए बाकी बात की बात है, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं। चौथा याद रखिए पशुपालन, कृषि, ठीक है। कृषि पे कितना टैक्स देना है बिहार सरकार डिसाइड करेगा। सिंचाई, तीर्थ यात्रा, ठीक है। अब यहाँ से हम राजगीर अगर घूमने जाएंगे तो राजगीर में कई रुपया का टिकट लगेगा, वो बिहार सरकार डिसाइड करेगा। जैसे अभी ककोला जलप्रपात खुला है नवादा में, ठीक है। एक बार हम गए भी थे एक दिन घूमने के लिए, तो शायद 10 रुपये का टिकट, सैटरडे को गए थे, शायद 20 रुपये का टिकट है। ये बिहार सरकार डिसाइड करेगा, हो सकता है 50 का भी कर सकता है, फ्री में भी कर सकता है। इसके ऊपर केंद्र सरकार हस्तक्षेप। हॉस्पिटल, किस हॉस्पिटल की क्या सुविधा होनी चाहिए, कितना वेंटिलेटर होगा, क्या नहीं होगा, वो बिहार सरकार के मंत्री लोग डिसाइड करेंगे, जो स्वास्थ्य मंत्री होंगे वो, ठीक है। तो ये राज्य सूची के ऊपर राज्य कानून बनेगा। राज्य सूची में कुल 66 विषय था पहले बाबू, राज्य सूची में। केंद्र सूची में कितना विषय था, 97, हो गया 100। राज्य सूची में पहले 66 विषय था, अब कम हो गया 61 हो, क्योंकि 5 गो को जो है याद रखिए, अभी अभी हम बोले हैं कि शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, माप तौल, वन्य जीव अभ्यारण्य और न्याय प्रशासन, ये सब जो है 5 जो है वो राज्य सूची से निकाल कर ये लोग को घुसा दिया संवर्ती सूची में। तो 5 को घटेगा ना, शिक्षा घट गया, जनसंख्या नियंत्रण घट गया, माप तौल घट गया, वन्य एवं वन्य जीव अभ्यारण्य घट गया, न्याय प्रशासन। तो 66 में 5 घटा देंगे तो बाबू कितना बचा, 61 को ना बचा राज्य सूची में, 5 को निकल गया। संवर्ती सूची, जिस पर केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन अगर एक ही चीज पर दोनों बना देगा तो राज्य का रुक जाएगा, केंद्र का मान्य हो जाएगा। तो संवर्ती सूची में शिक्षा, हालांकि शिक्षा जो है, अब ये भी देखिए पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन अभी इसको कहाँ इंक्लूड किया गया, इसमें किसमें, संवर्ती में। वन, आर्थिक नियोजन, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण, विद्युत योजना, विद्युत योजना किधर है बाबू, ये सब सॉरी संवर्ती में है। और समाचार पत्र, संवर्ती में 47 विषय था, ठीक है, संवर्ती सूची में 47। और यह 5 को बढ़ा ना जी, इन्हें से 5 को घाटा तो ये 5 को जुट गया, इसको 5 को कहाँ निकाला गया, शिक्षा, जनसंख्या, मापतौल, वन्यजीव और न्याय, ये सब कहां से निकाला गया, राज्य सूची से निकाला गया। तो राज्य सूची में 5 को घट गया, 66 में 5 गया 61, और संवर्ती में 5 को जुट गया, संवर्ती में 47 था, अब +5 कर दीजिए, उधर -5 हुआ, इधर +5 कर दीजिए, बस, ठीक है। और इसमें 3 एक्स्ट्रा ऐड किया गया, संघ सूची में 97 था, 100 ऐड किया, 3 और ऐड किया गया, 3 चीज। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची। इसमें भारत की 22 भाषाओं का जिक्र है, ठीक है। कह रहा है इसमें राज्य भाषा का उल्लेख है, प्रारंभ में इसमें 14 भाषा थी, लेकिन अभी कितनी है, 22 भाषाओं को मान्यता मिला है। तो याद रखिएगा कि जब भारत की 8वीं अनुसूची का जब रेडी हुआ था तो इसमें कुल कितनी भाषाएं थी, 14 भाषा, अभी 22। याद रखिएगा हम बिहार से हैं और बिहार की जो भाषा है, राज्य भाषा, वो भोजपुरी है। भोजपुरी को इन 22 भाषाओं में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। क्या बात है, चलिए ठीक है, ऐसे भी कोई काम का नहीं है जी, ठीक है। ये लोग अपना लेवल जो है बिहार वाला खुदे गिरा दिया नाच नाच के, नहीं डीजे ऑर्केस्ट्रा पर एकदम पूरा ताबड़तोड़, काहे इसको बढ़िया भाषा माना जाएगा। चलिए बात की बात करें, 8वीं अनुसूची, इसमें राज्य भाषा का भी उल्लेख है, यानी राज्य भाषा हिंदी है हमारी। प्रारंभ में भारत की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं की चर्चा थी, किंतु वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता मिला है, जिसमें असमिया, बांग्ला, देखिए असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू है। देखिए अब देखिए कि सर पहले 14 था और अब आप कह रहे हैं कि 22 ठो हो गया वर्तमान में, यानी 8 भाषा को जोड़ा गया। नहीं, भारतीय प्रश्न 8वीं अनुसूची में क्या बोलेगा कि 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का जिक्र था, पहले 14 था अब 22, तो भाई 14 से 22 हुआ, यानी 8 भाषा को जोड़ा गया। तो कौन सी भाषा कब जुड़ी, तो हम कहेंगे सर 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967, 1967 को जोड़ा गया सिंधी, तो 14 से 15 हो गए। पहले सबसे पहले 1957 में 1967 में एक संशोधन हुआ, एक ही, क्योंकि देखिए किसी चीज को डायरेक्ट थोड़ी कि चिपका देंगे जुड़ जाएगा, अरे भाई संविधान में संशोधन करना पड़ेगा आपको कि हाँ। अब जैसे मान लीजिए 2025 में भोजपुरी को अगर जोड़ना रहे तो संशोधन करेगा, कहेगा 23 भाषा हो गया,
कहेंगे 23वां फलना संविधान संशोधन 2025 के तहत भोजपुरी को भारत की 22 राष्ट्रीय भाषाओं के साथ जोड़कर 23 राष्ट्रीय भाषाओं में जोड़ा गया। मतलब 22 भारत की राष्ट्रीय भाषाओं में मान्यता मिली, पर ये संभव है कहाँ? ठीक है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, इसकी भाषा कहाँ से जोड़ी जाएगी? ठीक है, तो बात करें 21वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि सिंधी को भारतीय संविधान की राष्ट्रीय भाषाओं में कब जोड़ा गया? 1967 में। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992, उसमें नेपाली, मणिपुरी और कोकनी, कोकन नहीं कोकनी, नेपाली, मणिपुरी और कोकनी कब? 71वां संविधान संशोधन 1992। 1967 में सिंधी को, 1992 को 3 भाषा मणिपुरी, नेपाली और कोकनी, और 2003 में 52वां संविधान संशोधन 92वां बोडो, एक बोडो था, एक डोगरी, मैथिली और संथाली, और इन 8 जुड़कर जो है वो 14 8 क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? 14 से क्या हो जाएगा बाबू? 22 हो जाएगा। क्लियर समझे? पहले भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषा और जुड़ा। अब वर्तमान में 2025 में कितनी भाषाएं? हालांकि 25 तो 2003 में ही हो गया था। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, 21वां संविधान संशोधन। 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोकनी को जोड़ा गया, 71वां संविधान संशोधन। और 2003 में जोड़ा गया बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये भोजपुरी भारतीय संविधान की राज्य भाषा में नहीं है। बात खत्म। ठीक है, देखिए 9वीं अनुसूची की चर्चा करेंगे। 8 अनुसूची हम जबरदस्त तरीके से पढ़ चुके हैं। एक बार मैं आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, एक अच्छा सा कॉपी में नोट जरूर तैयार करिएगा। आप लोगों से नेक्स्ट टाइम हम नोट्स पूछेंगे कि आप लोग तैयार कर रहे हैं या नहीं। और जिनको भी हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा पीपीटी चाहिए, ठीक है, आप हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल को डाउनलोड करके रखिएगा। 1-2 दिन में हम एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा एक बार में पीपीटी ऐड करा देगा, पूरा एक ही क्लास में, एक ही पीडीएफ में पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, कौन से सेक्शन में मिलेगा? नोट्स वाले सेक्शन में मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 9वीं अनुसूची, इसमें पहली बार संशोधन हुआ। 9वीं, क्योंकि 8 अनुसूची तो पहली था, तो 9वां ऐड किया गया तो संशोधन हुआ। तो कह रहा है कि इसमें प्रथम संशोधन द्वारा पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। भारत का संविधान बनकर अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949, बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी 1950, और 1951 में भारतीयों को फील हुआ कि और अनुसूची होना चाहिए, 8 का रहेगा, 4 गो और ऐड करिए, तो 12 कर दिया गया। ठीक है, तो 12 किया कब? 1951, मतलब पहला बार संविधान संशोधन हुआ, धीरे धीरे जुड़ते गया। 9वीं अनुसूची, इसमें प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। पहली बार संविधान संशोधन हुआ 1951। प्रथम संविधान संशोधन में क्या हुआ? प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत में जब सबसे पहली बार संविधान का संशोधन हुआ तो उसमें कौन सा काम हुआ? कहेंगे सर भारत में 8 अनुसूची था, 9वां अनुसूची को ऐड कर दिया गया भारतीय अनुसूचियों में। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इसमें प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। इसमें भूमि, जमींदार, उन्मूलन और न्यायिक सक्रियता की चर्चा हुई। ठीक है, तो वो सब नहीं पूछेगा क्या चर्चा, सीधे सीधे पूछेगा कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? 1951। क्यों हुआ? क्योंकि 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ना था। और जब भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जुड़ी तो किस पर चर्चा हुआ? कहेंगे सर इसमें भूमि की चर्चा हुई थी, जमींदार की चर्चा हुई थी, उन्मूलन की चर्चा हुई थी, न्यायिक सक्रियता की चर्चा हुई थी। चलिए ठीक है, 10वीं अनुसूची, ये भी जबरदस्त है बाबू। कह रहा है इसमें 52वां संविधान संशोधन। देखिए 9वीं को कब जोड़ा गया? 1951, 1951। लेकिन 10वीं को जोड़ने के लिए अब सीधे 1985 में हम चलेंगे। 52वां संविधान संशोधन हुआ। 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985, इसमें जोड़ा गया। और इसमें एक शब्द यूज हुआ, दल बदल विरोध अधिनियम, दल बदल विरोध कानून। दल बदल मतलब समझ रहे हैं, जैसे कोई अभी जैसे हमारा चच्चा जी तो एकदम फेमस है दल बदल में, नीतीश कुमार को जो है ना एक संज्ञा दी गई थी, अभी भी बोला जाता है, तो थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है, पलटू चचा। सुने हैं ना, जो बिहार से होंगे उनको पता हुआ है, नीतीश कुमार को बोला जाता है पलटू चचा। और हम नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं, हम तो खाली सुने हैं, हम किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। तो वो क्या करते थे, दले बदल लेते थे जी, कभी तेजस्वी देने, कभी उधर बीजेपी देने, कभी मतलब जने, मतलब मत पूछे, जने लहर आ गया उन्हें जाकर उड़ गए। अभी फिलहाल बीजेपी की तरफ अस्थिर हैं, अब लग रहा है कि अब अस्थिर रहेंगे, कोई उपाय भी नहीं उधर। ठीक है, हालांकि अभी भी जाएंगे तो अभी भी बुला लेगा, कहिए चचा हमरे देने। ठीक है, तो उसको कहते हैं दल बदल विरोध अधिनियम। तो ये दल बदल मतलब एक कानून लाया गया 1985 में कि लोग जो है वो अपना दल बदल सकते हैं स्वेच्छा के हिसाब से, कि कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो वही कहा गया
10वीं अनुसूची में कि इसमें 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में जोड़ा गया। इसे कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इसमें दल बदल की चर्चा की गई है और 91 ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद कह रहे हैं 51वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें संशोधन किया गया और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा। याद रखिएगा, दल बदल विरोध अधिनियम 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1985। और ये किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। 10 से 10वीं, 10 से दल बदल, ये तो फेमस पॉइंट है बाबू। दल बदल विरोध अधिनियम 1985, 52वां संविधान संशोधन, और ये किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में, जिसमें नेता जो है या पार्टी जो है अपना दल बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11वीं अनुसूची, इसमें कहा गया है कि इसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ। इसमें पंचायत की चर्चा की गई। पंचायत कराना बहुत जरूरी था और ये बड़ा इंपॉर्टेंट संशोधन हुआ, ठीक है। इसमें पंचायत की चर्चा की गई। इस सूची में 29 विषय थे, ठीक है। पंचायत के विषय में सूची में कितने विषय हैं? इस अनुसूची में 29 विषय, जिसमें ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, बाजार, मेला, पुस्तकालय, ये सब बढ़िया था, ये सब की जरूरत थी। तो याद रखिएगा, अगर डायरेक्टली आपसे पूछे कि 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, कहेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992। क्यों जोड़ा गया? ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना पंचायत को ऐड करना। अभी भी हमारे गांव में है ना ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये सब पंचायत स्तर, हम जिस गांव में रहते हैं वो किसी न किसी पंचायत के अंतर्गत आता होगा। 12वीं और आखिरी अनुसूची, और ये क्लास उम्मीद है कि आप बिना लाइक और शेयर किए हुए तो नहीं रहेंगे। इतना हम कॉन्सेप्ट दिए हैं और हर चैप्टर एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, चाहे वो कितना भी लंबा क्यों ना हो। देखिए ना, कंप्लीट हो गया। 12 की 12 अनुसूचियों के हमने बारे में पूरा चर्चा की और सिर्फ ऐसे ऐसे टिक नहीं लगा दिया, एक्सप्लेन, वो ज़्यादा जरूरी होता है। 12वीं अनुसूची कहा गया है कि इसमें 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया, 1993। इसमें नगर पालिका है ना, नगर पालिका है ना, हर क्षेत्र में एक नगर पालिका होता है। नगर पालिका की चर्चा हुई जिसमें 18 विषय थे और इसे नगरीय योजना, सड़क एवं पुल, अभी नगर पालिका है ना, जो आपका जो भी शहर में नगर पालिका और गांव में ग्राम पंचायत, ये सब आपने सुना होगा। इसमें पुल, पर्यावरण संरक्षण, नगरीय निर्धरता, उन्मूलन, इन सबों के बारे में चर्चा की गई है। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, लाइक एंड शेयर। अच्छा, एक चीज़ और मुझे आप लोगों से बोलना था। आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगे ना तो एक एक कमेंट जरूर नीचे लिखिएगा, कुछ भी, सर अच्छा था, बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा, अगला वीडियो कब आएगा, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा कमेंट रहेगा अगला क्लास उतना ही जल्दी हम आपके स्क्रीन पे ला के रख देंगे, तुरंत, एकदम भरोसा रखिए। कह रहा है ना, आपकी सफलता हमारी पहचान। अगर आपको हम पे भरोसा है तो हम इससे भी बेहतरीन और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आते रहेंगे, ठीक है। और अगला जो हम पढ़ेंगे वो और बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। ओके, चलिए, तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अगला क्लास हम कल लेकर आएंगे।